हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है यूपी पीएससी आर ओ 2023 की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जो कि पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है इसके पहले एक टेस्ट सीरीज कर चुके हैं जीएस की, उसके बाद एक हिंदी की टेस्ट सीरीज भी किए हैं, इसी की है, पीसीएस मंत्रा की ही है। आज जो हम लोग करेंगे ये तीसरी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके आर ओ का जो एग्ज़ाम है या एपीएस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जो है आर ओ का जो प्रीवियस ईयर का हिंदी का क्वेश्चन है उसको अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पे जो है उसके पूरे सीरीज को करा दिया गया है। तो आप जो है उसको भी कर सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है आर ओ में पूछे जाते हैं हिंदी के, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है 11 वर्ष में, ठीक है, 11 वर्षों में पूरी होती है। तो जो सूर्य है, सूर्य में जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है वहाँ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है। इनके बनने बिगड़ने की जो प्रक्रिया है वो 11 वर्षों में पूरी होती है, ठीक है, 11 वर्षों में पूरी होती है। और सौर कलंकों से जो प्रबल चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है, जो पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को क्या करता है, बाधित करता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है, इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। तो इसमें सत्य नहीं है बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है। ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं बुध ग्रह के बारे में वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो जो बुध है वो सूर्य से निकटतम ग्रह है, जबकि पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है, और बाकी सभी जो कथन है वो सत्य हैं। और जो बुध है, बुध का तापांतर जो है वो लगभग 560 डिग्री होता है, जो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, ठीक है। तो कितना होता है, 560 डिग्री होता है। और इसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। कितने दिनों के, तो 90 दिनों के बराबर होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो इसमें है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दोनों कथन है वो दोनों जो है बिल्कुल सही हैं, ठीक है। उपसौर की दशा में पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है, और यह स्थिति जो है वो 3 जनवरी को होती है। तो ये जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कहा है कि नहीं स्थित है। तो अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील और सूडान। तो इसमें जो नहीं स्थित है ये सूडान हो जाएगा, ठीक है। सूडान जो है वो मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, और यह जो है अर्जेंटीना और चिली और ब्राज़ील से होकर जाती है, जबकि सूडान से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन। तो पाँचवा है कि निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर जो जल संधि है वो है बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग साथ साथ निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा है। ये जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। यह बेरिंग जल संधि के लगभग समांतर है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को आपस में जोड़ती है। तो बेरिंग सागर एक हो गया, एक क्या हो गया, ये हो गया चुक्सी सागर, ठीक है। तो ये ध्यान याद कर लीजिएगा कि किसको जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता कहलाती है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप ज़रूर ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछता है एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा मोह असंबद्धता, ठीक है, मोह असंबद्धता। यानी निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की जो असंबद्धता कहलाती है वो है मोह असंबद्धता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो है 7वां क्वेश्चन है। इसमें है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है।
सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है और चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें कूट दिया हुआ है, तो 1 और 2, 2 और 3, 1 3 और क्या है 1 और 2 3, तीनों मतलब सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए सही है इसमें। ठीक है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और दूसरा है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, और जो चंद्रमा का प्रकाश है ये पृथ्वी तक आने के लिए लगभग 1.2 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, 1.2 सेकंड का समय लेता है। और सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर है। और इस का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो जो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक लगभग कितने परसेंट होती है? 46% होती है, 46% होती है, पाई जाती है। यद्यपि जो भूपृष्ठ है उसके निर्माण में 8 प्रमुख तत्व योगदान करते हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक योगदान जो है ऑक्सीजन का होता है। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्मजीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में। आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। और यह जो है परतदार चट्टानें होती हैं जिनमें जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्मजीवों के अवशेषों का योगदान होता है। अवसादी चट्टानें संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर विस्तृत होती हैं। तो अवसादी चट्टानें जो है वो 75% भाग पर विस्तृत होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10th नंबर का जो क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। दूसरा है कि यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है और यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। तो इसमें बताना है सही कथन कौन सा है। तो इसमें जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक जो है ये सही है। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जो है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, यहाँ जो वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। इस कारण यहाँ का तापमान जो है वो सर्वाधिक पाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होने वाली वर्षा की अत्यधिक मात्रा तथा बादलों के घिरे रहने के कारण धरातल को सूर्यातप की अपेक्षाकृत कम मात्रा मिलती है। इसलिए ग्लोब का सर्वाधिक तापमान यहाँ पर नहीं बल्कि अयनवर्ती रेखाओं के पास पाया जाता है। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन हो गया ये भी दूसरा जो पॉइंट है ये भी गलत है और तीसरा भी गलत है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, 11th नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जो कहलाती है प्रतिलोम विकिरण कहलाती है। और फ्रेंड्स ये जो प्रतिलोम विकिरण है इस प्रक्रिया के द्वारा जो है पृथ्वी की सतह एवं निचले वायुमंडल का तापमान अधिक बना रहता है। इसे हरितगृह प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिम आच्छादित सतह, डी हो जाएगा। तो किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परावर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो जो है वो 30% माना जाता है, 30% माना जाता है। और उपयुक्त में से हिम आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक यानी कि लगभग कितना 70 to 90% ऊष्मा को क्या करती है? पुनः परावर्तित कर देती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? तो किसकी आर्द्रता सर्वाधिक होती है ये बताना है हमें। तो ये है भूमध्य रेखीय प्रदेश। जो भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं जिसके कारण लगभग प्रतिदिन ही यहाँ कुछ न कुछ वर्षा हो जाती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा और इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्द्रता की सर्वाधिक मात्रा देखी जाती है। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जब बढ़ते हैं हम लोग
तो आर्द्रता की मात्रा में कमी होती जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको। तो इसमें है, भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है इसमें। तो इसमें जो है, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है। यहाँ केवल संवहनी वर्षा होती है। यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है। यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सत्य नहीं है, ये बताना है भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ केवल संवहनी वर्षा होती है, ये जो है सत्य नहीं है। और इसमें केवल लग गया है तो ये ऐसे ही गलत है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस इसमें केवल सभी ऐसे सेंटेंस लगते हैं, ऐसे शब्द लगते हैं, तो वो जो है गलत ही होता है। तो भूमध्य रेखा वर्षा पेटी में वर्षा की अधिकतम मात्रा संवहनीय प्रकार की होती है, ठीक है, संवहनीय प्रकार की होती है। लेकिन यहाँ पर पर्वतीय प्रकार की वर्षा भी प्रायः देखी जाती है। इसमें क्या लिखा है, केवल संवहनीय, तो इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, तो उसको जो है आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु, इसके अंतर्गत रखा जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है। तो ये जो धारा है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। तो जो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा है इसको जो है न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहते हैं, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रभावित एक गर्म जलधारा है। कैसी है, तो ये जो है गर्म जलधारा है, ठीक है, और जिसका संबंध जो है प्रशांत महासागर से है। वहीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है एक ठंडी जलधारा है। अगर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा पूछेगा तो ये जो है ठंडी जलधारा है, ठीक है, जो कि हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। चलते हैं अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ड्रमलीन, ड्रमलीन हो जाएगा। तो पवन की निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप बरखान क्या क्या बनता है, बरखान, लोयस, बजादा और बालूका स्तूप आदि का निर्माण होता है, ठीक है। तो बरखान, बजादा, बालूका यहाँ लिखा हुआ है। इन तीनों का निर्माण जो है कैसे होता है, तो पवन की निक्षेपण क्रिया के कारण। और उपयुक्त में से मशरूम रॉक जो है पवन के अपवर्तन क्रिया के फलस्वरूप बनती है, जबकि ड्रमलिन जो है वो हिमनद द्वारा उत्पन्न निक्षेपात्मक स्थल रूप है, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें कुछ क्वेश्चन में गलत है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है। तो इसमें बरखान, बजादा, बालूका ये सब बनते हैं। यहाँ पे होना चाहिए कि कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से नहीं बनती है, तो ये हो जाएगा ड्रमलिन। अगर नहीं है तो ड्रमलिन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ड्रमलिन जो है ये हिमनद द्वारा उत्पन्न निक्षेपात्मक स्थल रूप है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे होगा निक्षेपण क्रिया से नहीं बनती है तो ये आप ध्यान रखिएगा। काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो कैसे होता है, तो ये भूमिगत जल द्वारा होता है, भूमिगत जल द्वारा होता है। धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। इनके अपरदन क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियाँ काष्ठ स्थलाकृतियाँ कही जाती हैं, जिनका नामकरण यूगोस्लाविया की एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र की स्थलाकृतियों के नाम के आधार पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, जब नदियाँ अपरदन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं। तो वे जो है संप्राय मैदान का निर्माण करती हैं, ठीक है, संप्राय मैदान का निर्माण करती हैं। चलिए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें है ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होते हैं, और दूसरा है कि हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, और तीसरा है हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। तो बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 जो है बिल्कुल सही है। तो मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर उद्गार प्रायः विस्फोटक होते हैं,
ठीक है। तो ये सिलिका याद करिएगा, ये जो सिलिका की मात्रा अधिक होने पर उद्गार जो है प्रायः विस्फोटक होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के संदर्भ में पिलियन तुल्य ज्वालामुखी को सर्वाधिक विनाशकारी माना जाता है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का लावा प्रायः तरल एवं क्षारीय है और इनका जो उद्गार है वो शांत होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? तो ऑप्शंस हैं कि मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला, अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी क्षेत्र। तो इसका जो आंसर है ये इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे परिप्रशांत महासागरीय मेखला भी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो ये है रेडॉन है। ठीक है, यानी कि भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है। दूसरा है, वह स्थान जहाँ पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं हम लोग। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगें होती हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा केवल 2 सही है, यानी कि जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। तो जो सुनामी है जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आने वाली समुद्री लहरें, किंतु इनका ज्वारीय तरंगों से कोई संबंध नहीं होता है। वस्तुतः ये लंबी एवं कम कंपन वाली समुद्री लहरें हैं जो महासागरीय भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं और जो हैं अत्यंत विनाशकारी होती हैं। तो इसका जो पहला है ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? तो इसमें जो उष्ण महासागरीय जलधारा ये गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी। तो जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक उष्ण महासागरीय जलधारा है। इसे जो है यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। तो कहाँ पे होती है? तो अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। और बाकी जो 3 हैं, क्यूराइल, कनारी, लेब्राडोर, ये सारी जलधाराएँ ठंडी जलधारा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब जो है ठंडी जलधाराएँ हैं। जलधाराओं से क्वेश्चन 1-2 रहते ही रहते हैं, तो एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे 26 नंबर के। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्मजीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति चूना प्रधान चट्टानें हैं जिनका निर्माण जो है वो मूंगा नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजर से होता है। इनके विकास के लिए लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कमी आती है, यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में कमी आती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो पाए जाने वाले मेघ हैं ये हो जाएंगे पक्षाप मेघ, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। तो बादलों के वर्गीकरण के अनुसार पक्षाप मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व छितराए हुए होते हैं। यह हिमकणों से बने होते हैं और इनसे प्रायः वर्षा नहीं होती है। तो ये याद रखिएगा कि इनसे जो वर्षा है ये क्या है, नहीं होती है। ठीक है, चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई देते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब चक्रवात का आगमन होता है तो सबसे पहले जो है कौन सा मेघ दिखाई देता है? तो ये जो है पक्षाप मेघ हो जाएगा, इसलिए इन्हें चक्रवात के आगमन का सूचक माना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है।
तो कैसी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ऐसा जो है वो कोरियोलिस बल के कारण होता है। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण होता है। इन पवनों का तापमान अत्यंत कम होता है, जिसके कारण इनकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बहुत कम होती है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। तो इसमें है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे कम होता है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो केवल एक है ये सत्य है, केवल एक जो है सत्य है। तो महासागरीय जल की तरह का औसत दैनिक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है। ये जो लिखा हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस लिखा है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस लिखा है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जो है अगस्त माह में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी माह में अंकित किया जाता है। तो जो उच्चतम है ये जून लिखा है, जून नहीं होगा। उच्चतम कब होता है, अगस्त में होता है, अगस्त में होता है। और न्यूनतम कब होता है, तो जो न्यूनतम है वो फरवरी माह में होता है, फेब में होता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 32। किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो है अटलांटिक महासागर की जो है औसत लवणता है सबसे ज़्यादा। तो अटलांटिक महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय जल की लवणता सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि महासागरीय या सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। जिस स्थान या जगह पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है। नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। तो उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी जितने भी कथन दिए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं, तीनों जो है सही हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं, तो इसको जो है फोटॉन कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र या परत जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको जो है थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, थर्मोक्लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। इसमें है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। यानी पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, ऊर्जा का अधिकतम अंश जो है वो किस रूप में आता है, तो ये लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। ठीक है, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है, तो हमको असत्य बताना है। पहला है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है। सामान्यतः गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा 0% के रूप में दर्शाया जाता है। समुद्र का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सामान्य जल से निम्न ही रहता है। तो बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो डी लिखा हुआ है समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से निम्न ही रहता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, समुद्र का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सामान्य जल से ऊंचा रहता है। ठीक है, सामान्य जल से ऊंचा ही रहता है, ऊंचा ही रहता है, कभी कम नहीं होता है। इसकी लवणता अधिक रहती है तो वाष्पीकरण कम होता है। समुद्र में धाराएं जो है वो सागरीय जीव इत्यादि लवणता से नियंत्रित होते हैं। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कि ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियाँ होती हैं, तो ये होती हैं 7 पेटियाँ होती हैं। तो ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। तो पहला है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियाँ, दूसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियाँ, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियाँ, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटियाँ, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियाँ, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियाँ, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियाँ। तो आप बस संख्या याद रखिएगा कि कितनी पेटियाँ होती हैं, तो 7 होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है।
असत्य बताना है हमको। पहला है कि फेरल ने हवाओं के दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियोलिस बल के आधार पर किया था। दूसरा है, जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला या बहा करती हैं उन्हें स्थायी पवन कहते हैं। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। और चौथा है, फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो हमको असत्य बताना है, तो ये डी हो जाएगा। यानी कि जो डी दिया हुआ है ये असत्य है, बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थलीय समीर। स्थलीय समीर यानी स्थलीय हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। इन्हीं कारणों से तटीय भागों में न अधिक ठंडी पड़ती है और न ही अधिक गर्मी पड़ती है। अगला है कि सुमेलित नहीं है। एक तरफ पौने दिया गया है और एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो सिराको गिनी, विली विली ऑस्ट्रेलिया, फॉन स्विट्जरलैंड, ब्लिजर्ड कनाडा। तो सुमेलित नहीं है, हमको ये बताना है। तो ये हो जाएगा ए, यानी सिराको और गिनी, ये गलत है। बाकी विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलती है और फॉन जो है स्विट्जरलैंड में और ब्लिजर्ड जो है वो कनाडा में चलती है। तो सहारा मरुस्थल में उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक शुष्क एवं उष्ण दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी पौने हैं। अफ्रीका महाद्वीप में इसके कई नाम हैं। मिस्र में इसे खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चिली इत्यादि नाम से पुकारते हैं। सिराको हवा के साथ लाल रेत या बालू की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। जब यह हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं। ठीक है, चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह कहलाता है। तो उसको जो है क्या कहते हैं? ओसांक कहते हैं। ठीक है, ओसांक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर का। निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष बाहर वर्षा होती है? पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में, केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में। ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ए, भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है कि किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? तो ये है पक्षाभस्तरी मेघ, यानी कि सी सही है। तो जो पक्षाभस्तरी मेघ महीन और सफ़ेद चादर के समान संपूर्ण आकाश में छाए रहते हैं, इनके कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है। इन मेघों से दिन में सूर्य एवं रात्रि में चंद्रमा के चारों प्रभामंडल का निर्माण हो जाता है। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो चक्रवात कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। तो इसमें है रूर प्रदेश किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कोयला। ठीक है, कोयला हो जाएगा। और ये जो रूर प्रदेश है ये जर्मनी में स्थित है, जहाँ रूर एक प्रकार की नदी है। ये एक प्रकार की क्या है? नदी है। और इस नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन का कार्य होता है, इसलिए इस क्षेत्र को रूर बेसिन अथवा रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कोयला जो है एक अवसादी चट्टान है। कैसा चट्टान है? तो ये जो है अवसादी चट्टान है। ठीक है, और कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पर एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट प्रकार का होता है, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। कोयले के उत्पादन में प्रमुख देश कौन से हैं? तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा, फिर अपना भारत है ये हो जाएगा, और अमेरिका हो जाएगा। यानी भारत जो दूसरे स्थान पे है कोयला के उत्पादन में। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 47 नंबर का। इसमें है चिक्वी का माटा चिली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा तांबा के लिए। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन का क्रिवाय रॉग तथा ब्राज़ील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जो है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है,
इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में जो है पिलबारा क्षेत्र तथा संयुक्त अमेरिका में सुपीरियर झील प्रदेश एवं अल्बाना प्रांत और चीन का मंचूरिया, शांसी इत्यादि जो है लोहा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी जाती है? तो ये है राइन नदी। यूरोप का सबसे प्रमुख जलमार्ग राइन नदी मार्ग है। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। इस नदी का जो प्रवाह है उसको भी देख लेते हैं कौन सी कंट्रीज में है। तो इसका प्रवाह बेसिन जो है फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कहाँ पे है, नीदरलैंड, इटली इत्यादि जगहों में विस्तारित है। और ये जो है विश्व की सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक व्यापारी मार्ग वाली नदी है। कौन सी नदी? तो राइन नदी है। चलिए अब आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स एक बात इसके बारे में और जान लेते हैं कि इसी नदी पर जो है स्थित रॉटरडम बंदरगाह जो है विश्व का 5वां सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह है। ठीक है, अब चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें है कि विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो इसमें सही बताना है, सही कूट की पहचान करना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व जो है वो पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो जनजाति है ये किर्गिस्तान में पाई जाती है। जैसे नाम से ही लग रहा है किर्गिज और किर्गिस्तान। तो मध्य एशिया में किर्गिस्तान गणराज्य में पामीर का पठार और थ्यान शान पर्वतमाला के क्षेत्र में किर्गिज जनजाति निवास करती है। और यह जो है मंगोल प्रजाति के हैं ये लोग जो है ऋतु प्रवास करते हैं और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है। ठीक है, और इनके जो निवास गृह हैं उनको यूरुट कहते हैं। इनको जो है यूरुट कहते हैं। यह घोड़े तथा ऊँट का प्रयोग परिवहन के लिए करते हैं। चलिए इनके बारे में हम लोग काफ़ी कुछ देख लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसमें है कि कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो मुख्य जनजाति जो है वो बुशमैन है। 52 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर का। जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दी गई है? तो ओसाका को दी गई है। ठीक है, ओसाका को दी गई है। और यहाँ पर क्या होता है, बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। इस देश के पास उच्च तकनीकी क्षमता है जिसके कारण जापान के उद्योग अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताएं साख बनाए हुए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन कि किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पिट्सबर्ग हो जाएगा। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA के पिट्सबर्ग को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है। अमेरिका का महान झील प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित है। इस क्षेत्र में शिकागो और डेट्रॉयट क्रमशः मांस प्रसंस्करण एवं मोटर कार उद्योग के लिए जगत में प्रसिद्ध हैं। और कनाडा का जो मॉन्ट्रियल जलपोत एयरक्राफ्ट तथा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जापान का टोक्यो जो है वो मोटर वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन। तो हम लोग 54 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए इसमें है कि लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये जो है फ्रांस में स्थित है। चलते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? तो गेहूं की जो सबसे बड़ी मंडी है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। शिकागो जो है वो USA का एक विख्यात शहर है। शिकागो USA का क्या है, विख्यात शहर है जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन और सुअर मांस का सबसे बड़ा केंद्र तथा गेहूं की सबसे बड़ी मंडी के लिए विख्यात है। तो शिकागो नाम याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है। यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ यानी कि चिप बनाने की वाली कंपनियों के कारण इसे यह नाम मिला है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कि विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है?
तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है। तो चावल जो है एशिया के सर्वप्रमुख खाद्य फसल हैं, इसी कारण एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृति कहा जाता है। चावल जो है उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, जिसकी कृषि सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले देशों में की जाती है। ठीक है, तो विश्व का लगभग 90% चावल जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है वो कहाँ पे है, तो फिलीपींस में है, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में है। ठीक है, कटक में है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कि गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है, तो ये है भारत का। यानी भारत जो है गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जबकि गेहूं, चावल, मूंगफली के वैश्विक उत्पादन में प्रथम पे कौन है, तो फर्स्ट पे जो है वो चीन हो जाएगा, चीन है। और गन्ने के वैश्विक उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो ब्राज़ील का है। गन्ने में जो है प्रथम स्थान पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 60वां नंबर का जो क्वेश्चन है 60 नंबर का, उसको देखते हैं। यह है कि यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय मृदा है तो कहलाती है। तो हमको बताना है कि ये जो विशेषता बताई गई है वो किस मृदा के बारे में है, तो ये जो है मरुस्थलीय मृदा के बारे में है। तो जो मरुस्थलीय मृदा है अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता है, अतः यह मृदा उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है, तो ये है गहन कृषि का। ठीक है, चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये है माउंट एकांका गुगा है। और ये जो है एंडीज पर्वतमाला में, यह जो है एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। यह पर्वत शिखर दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है। और माउंट मैकिनले जो है ये कहाँ पे है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है जो अलास्का में स्थित है। ठीक है, और जो किलिमंजारो है तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है जो तंजानिया में स्थित है। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कि दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान में। ठीक है, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट नामक मरुस्थल ईरान में स्थित है और अल नाफूद और रब अल खली मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है, तो ये नाम याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो जो नहीं बनाता है ये है लीबिया जो है लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो जो लाल सागर से निम्न देश सीमा बनाते हैं कौन कौन से देश हैं, तो एक तो सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, जिबूती हो गया, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, ये सब जो है वो लाल सागर से सीमा बनाते हैं। जबकि जो लीबिया है ये भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। किससे बनाता है, तो ये जो है भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। ठीक है, भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले अन्य देश कौन कौन से हैं, तो स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, ग्रीस, माल्टा, मिस्र, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सीरिया, लेबनान, इजराइल, साइप्रस और तुर्की, ये सब जो है भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती है, तो ये जो है कैस्पियन सागर में आकर गिरती है। तो कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया की सीमा पर अवस्थित है। यूराल और वोल्गा नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती हैं। यह विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यह विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर से निम्न देशों की सीमाएं मिलती हैं, तो कौन कौन से देश हैं, तो ये हो जाएगा रूस, ईरान हो गया, और कौन सा हो गया, अजरबैजान हो गया, कजाखस्तान हो गया, और तुर्कमेनिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये कंट्री का नाम याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर है और एक तरफ नदी है। तो पहला है बगदाद टिग्रिस नदी, और दूसरा है बान राइन नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वियना स्वान नदी। तो सुमेलित नहीं है, हमको ये बताना है। ये हो जाएगा वियना स्वान नदी, ये सुमेलित नहीं है। जो वियना है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो ये जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है, ऑस्ट्रिया की। जो डेन्यूब नदी के किनारे बसा है, ये स्वान नदी नहीं होगा, ये जो है ये डेन्यूब नदी हो जाएगा, डेन्यूब नदी। जबकि ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर जो है वो स्वान नदी के किनारे बसा है। तो जो स्वान नदी है इसके किनारे पर्थ शहर बसा है, पर्थ शहर बसा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है, यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो कौन सा कथन सही है बताना है हमको। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा केवल पहला वाला सही है। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन स्थित घास का मैदान है। यानी ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में स्थित है। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय, कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ जो है मरीनो भेड़ के बड़े बड़े बाड़े पाए जाते हैं। यहाँ कंगारू भी बहुतायत में पाया जाता है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ये जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कील नहर। कील नहर जोड़ती है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर जोड़ती है, और पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर जो है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है। तो ये तीनों नहरें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्न में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो ये तो आयोग का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं, उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा बी, यानी होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो सही क्रम है, सबसे पहले हो जाएगा होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू और क्यूशू। इनमें से सबसे बड़ा जो है वो होन्शु द्वीप है। कौन सा है? होन्शु द्वीप है। और जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है जापान को? सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो मध्य एशिया में जो देश शामिल हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। तो कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और जो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। यानी जो अफ़गानिस्तान है ये जो है दक्षिण एशिया में आएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। और पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो उसमें चीन, कोरिया, गणराज्य जापान, मंगोलिया, कोरिया, इन सबको शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 70 क्वेश्चन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे, क्योंकि इससे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जो है आप लोग इसको अच्छे से करते रहिए और रिवीजन ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में। तब तक जो है फ्रेंड्स अपना पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।